जी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये आइवन पावलो ने दी थी। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट था, और इसने जो है, ये बेसिकली एक डॉक्टर था, और इसे मेडिसिन की फील्ड के अंदर 1904 के अंदर इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, इसके दो तीन और नाम हैं। इसे रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं, कंडीशन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, कंडीशन रिस्पॉन्स या पावलोव कंडीशनिंग। पहले कंडीशनिंग की एक थ्योरी है। जैसे कि हमने कंडीशनिंग की एक थ्योरी इससे पहले ऑपरेंट कंडीशनिंग भी पढ़ी है। पावलो जो है, ये आइवन पावलो फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग है, रशियन साइकोलॉजिस्ट था। इसने एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको हम कह सकते हैं कि इसने डॉग को शदीद किस्म की अजियत से गुजारा था। यानी जैसे हम आगे देखेंगे कि बेचारे डॉग के साथ इसने पता नहीं क्या किया होगा, इस जो है ना, पावलो ने। वो भी कहता होगा, पता नहीं मैं किस अभी चढ़ गया, किस बंदे जैसे आ गया। उस डॉग का नाम जो था ना, वो बेग था। इस थ्योरी को एस एस थ्योरी भी कहते हैं। एस एस स्टिमुलस, स्टिमुलेशन, ठीक है, स्टिमुलस और स्टिमुलेशन। स्टिमुलस मिलना और फिर स्टिमुलस के ऊपर जो है ना, वो अगली स्टेज के ऊपर जैसे को लेना, स्टिमुलेशन बोलते हैं। और इसको एस आर थ्योरी भी कह सकते हैं, लेकिन एस आर थ्योरी कहा था ट्रायल एंड एरर को। एस आर के इसमें स्टिमुलस के बाद जो है वो रिस्पॉन्स होता है। ये दिस थ्योरी of learning given by Russian psychologist Ivan Pavlov based on condition of sectarian of saliva of a dog। चलो पहले मैं इसकी थोड़ा सा आपको मफहूम बता देता हूँ। ये थ्योरी डॉग के ऊपर है, और डॉग के मुंह से निकलने वाला सलाइवा, उसकी उसके ऊपर रिसर्च की गई है। और एक देखा गया है कि जब खाना दिया जाता है, उस वक्त जो उसके मुंह सलाइवा निकलता है, या खाने के बगैर सलाइवा निकलता है, इस तरह की उसके ऊपर जो है वो उसके ऊपर तजर्बात किए गए। दो वर्ड को यहां समझ रहे हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है न्यूट्रल। नेचुरल कहते हैं कि जब चीज फितरती तौर पे हो रही होती है। मुझे भूख लगी है, आप मेरे सामने खाने का नाम भी लेंगे ना कि आज मटन बना हुआ है और आज बीफ बना हुआ है और फलां फलां हमने दावत खाई है, तो मेरे मुंह से पानी आ जाएगा। ये एक नेचुरल चीज है। और जब मेरे सामने किसी खाने की स्मेल होगी बड़ी जबरदस्त, भूखे बंदे को स्मेल फील होती है, रज्जे को क्या होनी है, तो तब भी जो है वो उसके मुंह से सलाइवा आ जाएगा। अब ये भी नेचुरल है। यानी भूखे बंदे के सामने खाने की बात कर लें, बंदे के सामने खाने की स्मेल की बात हो जाए, ये वाल तो नेचुरल चीज होंगे। लेकिन ये जिनका माइक ऑन है, प्लीज माइक को ऑफ कर लें। अच्छा, जिसका जो है वो मुंह से जिसको भूख नहीं लगी और बगैर खाने के किसी के मुंह से पानी आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये एक न्यूट्रल चीज के साथ जो है वो रिस्पॉन्स हो गया। न्यूट्रल जिस चीज का ताल्लुक ना हो, नेचर जिस चीज का ताल्लुक हो। तो न्यूट्रल रिस्पॉन्स हैज नो रिस्पॉन्स अलोन। अब न्यूट्रल देखें, एक जैसे यहाँ पे उसने एक्सपेरिमेंट किया ना, तो एक बेल बजती है, और क्या बेल का डॉग के मुंह से सलाइवा के आने के साथ कोई ताल्लुक है? बिल्कुल नहीं। यानी बेल बजने से कोई सलाइवा आता है मुंह से? नहीं आएगा, कोई ताल्लुक नहीं है। बट नेचुरल स्टिमुलस हैव रिस्पॉन्स अलोन। लेकिन अगर वो खाना आता है तो उसके मुंह से फिर सलाइवा आता है, तो एक नेचुरल चीज है। न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम्स एसोसिएटेड विद मीनिंगफुल स्टिमुलस। जो न्यूट्रल स्टिमुलस होगा, वो ऐसे एसोसिएट हो जाए कि वो मीनिंगफुल स्टिमुलस बन जाए। यानी बेल बजे और डॉग के मुंह से खाना आ जाए, एक न्यूट्रल चीज के ऊपर, बेल का खाने डॉग से कोई ताल्लुक नहीं है, और उसके मुंह से सलाइवा आ जाए बेल के बजने पे, इट मीन कि एसोसिएशन हो गई है बेल की उसके डॉग के मुंह से सलाइवा आने के। व्हेन रैंग द बेल अलोन। By this experiment, he explained that the dog learned the condition of bell with food। कि डॉग ने ये समझ लिया है, या उसकी कंडीशनिंग हो गई है कि जब जब बेल बजेगी तो उसके बाद खाना मिलेगा, खाना मिले ना मिले, बेल बजने पे डॉग के मुंह से सलाइवा आ जाता है। दिस आल्सो बेस्ड ऑन ट्रायल एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड के ऊपर भी ये बेस करती है कि बार बार ये चीजें। अभी मैं इसके एक्सपेरिमेंट की तरफ जाता हूँ। सबको बात की समझ आ रही है? स्क्रीन शो हो रही है? एक्टिव है? स्टार्ट करूं मैं इसके तजर्बे को बताना? अच्छा जी।
देखें, एक डॉग है और ऐसे लगाएं, एक कमरा है, बड़ा सा कमरा है। उस कमरे की नुक्कड़ पे एक डॉग बांधा हुआ है। कमरे के पहले जो है वो बेल लगी हुई है, और बेल के बाद अच्छा खासा सफर करके कमरे का एंड जहां पे डॉग है वहां पे एक शख्स आता है। वो कमरे के दरमियान में पहुंचता है, तो जो डॉग होता है वो उसको खुशबू आती है खाने की, और खाने की खुशबू आने पे डॉग के मुंह से सलाइवा आता है। अच्छा, सलाइवा को मेजर करें, उसने उसके ऊपर एक मीटर भी लगाया हुआ था जबान के साथ ना, क्योंकि तजर्बा वो कर रहा था ना, तो मैं कहता हूँ डॉग को सही उसने वक्त में डाला हुआ था। अच्छा, उसके जैसे दरमियान में कमरे में आया, तो उसने उसकी स्मेल फील की, डॉग ने। तो डॉग के स्मेल खाने की आने से ये मेरा खाना आ गया है, उसके मुंह से सलाइवा आ गया। ये नेचुरल चीज है, ये न्यूट्रल है, जरा आप बताइए। डॉग के मुंह से सलाइवा का आना खाने की खुशबू से, ये नेचुरल है, ये न्यूट्रल है? जी जबरदस्त मैडम, ये नेचुरल है। अब क्या है, उसने अगले दिन बेल बजाई, तो बाद में अगले दिन बेल बजाई और बेल के बाद खाना लेके आ गया। बेल पे डॉग की कोई रिस्पॉन्स नहीं है। डॉग अपने सुकून से, यहाँ तस्वीर में देखें, मस्ती में बैठा, उसे डॉग बेल से कोई कंसर्न नहीं है। मैं कोई नहीं किसी की कुंडी वहीं तक खोलनी, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फिर लेकिन बाद में वो खाना भी दे देते हैं। अगले दिन फिर बेल बजती है, फिर खाना मिलता है। 4-5 दिन ऐसे होता है। डॉग की दिमाग के अंदर कंडीशनिंग बन गई कि जब जब बेल बजेगी तो खाना मिलेगा। तो फिर क्या हुआ कि बेल बजती है और डॉग के मुंह से सलाइवा आ जाता है। बेल बजी, डॉग के मुंह से सलाइवा आ गया। अभी खाना की स्मेल नहीं आई उसको, खाना उसने नहीं देखा, खाना उसको नहीं मिला। बेल बजी और उसके मुंह से सलाइवा आ गया। अब आप बताओ, बेल के बजने पे खाने का आना, ये न्यूट्रल रिस्पॉन्स है या नेचुरल है? बेल पल्स नेचुरल कैसे होगा? बेल पर सलाइवे का आना नेचुरल कैसे होगा? न्यूट्रल होगा। ये न्यूट्रल यानी बेल का खाने से बेल का की कोई स्मेल थोड़ी है। जी जी, न्यूट्रल होगा ये, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है कि बेल के बजने पे डॉग के मुंह से अगर सलाइवा आता है, बेल इररेलीवेंट चीज है, बेल का खाने से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक न्यूट्रल चीज है। न्यूट्रल चीज पे खाने उसके मुंह से सलाइवा आता है, इट मीन कि ये एक न्यूट्रल रिस्पॉन्स हो गया। फूड नेचुरल है, बेल न्यूट्रल है। यहां तक क्लियर? मेरे बच्चे फिर बाद में आप एक से चले जाओ, अब बाद में आना, मैं पढ़ा लूँ। हाँ रख दो। अच्छा जी, अब आ गया। बेल बजी और बेल के बाद खाना आ रहा है। ये तो पहले देखो ना, बेल बजती थी, खाना आता था, खाने के आने पे मुंह से स्मेल आती थी, ये कि न्यूट्रल नेचुरल रिस्पॉन्स था। लेकिन बेल बजी, खाना नहीं आया। बेल बजी, खाना नहीं आया, लेकिन बेल के बजने पे डॉग के मुंह से सलाइवा आ गया, न्यूट्रल रिस्पॉन्स हो गया। अब अब ये 4 लफ्ज आपने याद रखने हैं। UCS, UCR। बात को समझना है। मैं इससे इससे अगली स्टेज में जा रहा हूं। UCS, UCR, ये यहां पे आगे दिया होगा। UCS कहते हैं अनकंडीशन स्टिमुलस। अनकंडीशन स्टिमुलस यानी, सॉरी, ऑटोमेटिकली ट्रिगर, यानी इसको अनकंडीशन स्टिमुलस बोले। UCS अनकंडीशन स्टिमुलस, UCR अनकंडीशन रिस्पॉन्स। खाना आया, डॉग के मुंह से पानी आया, अनकंडीशन, कोई कंडीशन नहीं हुई, खाने के ऊपर डॉग के मुंह से सलाइवा का आना एक नेचुरल चीज है, अनकंडीशन स्टिमुलस, और उसके बदले में उसके मुंह से सलाइवा का आना अनकंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। बेल बजी, खाना नहीं आया, डॉग के मुंह से सलाइवा आ गया, न्यूट्रल। ये वाली क्या हो गई, न्यूट्रल चीज के ऊपर डॉग के मुंह से सलाइवा आया, इट मीन ये कंडीशन हो गया, तो CS हो गया, कंडीशन स्टिमुलस। यानी बेल क्या है, वो कंडीशन स्टिमुलस है, उसकी एसोसिएशन हो गई है। डॉग के मुंह से सलाइवा आ गया है, बेल नहीं बजी, बेल बजी है, सलाइवा आ गया है, खाना नहीं मिला, खाने की स्मेल नहीं आई, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल रिस्पॉन्स हो गया। यानी इट मीन कि बेल के साथ उसकी एसोसिएशन हो गई है, तो ये कंडीशन रिस्पॉन्स हो गया। तो कंडीशन स्टिमुलस, कंडीशन रिस्पॉन्स की समझ आ गई सबको? जो तो लोग तवज्जो करके बैठे हैं ना, उन्हें समझ आ गई होगी। कंडीशन स्टिमुलस यानी न्यूट्रल चीज के ऊपर उसके मुंह से सलाइवा का आना,
न्यूट्रल बेल है, उसके साथ उसकी एसोसिएशन हो गई है, इट मीन कि वो कंडीशनड हो गया है। मैं इसकी मिसालें दूंगा, आपको बड़ी समझ आ जाएगी बाद में। और उसके बाद डॉग के मुंह से सलाइवा आया है और वो भी बेल के ऊपर आया है, इट मीन उसका भी रिस्पॉन्स जो है कंडीशन रिस्पॉन्स है, वो उसके साथ कंडीशन हो गया कि यार ये होगा तो ये होगा। आगे मैं मिसालें दूंगा, मजीद समझ आ जाएगी। ठीक है। न्यूट्रल कंडीशन डज नॉट इक्वल टू नेचुरल रिस्पॉन्स। भाई अगर न्यूट्रल कंडीशन है तो फिर रिस्पॉन्स भी न्यूट्रल होगा। ठीक है। यानी उसको हम कहेंगे वो कंडीशन हो गया ना वो चीज, कि उसका उस ताल्लुक नहीं था लेकिन वो हो गया, उसकी कंडीशन हो गई है। अब बात थोड़ा सा पीछे आते हैं। 5 तरह की टर्म्स आपने याद रखनी है। ये 5 तरह की बातों के अंदर पीछे एक स्टोरी है। एक्विजिशन, जब बेल के बजी, बेल के साथ उस डॉग की एसोसिएशन हुई, बेल के बजने पे डॉग के मुंह से सलाइवा आया, उसकी एक्विजिशन ऑफ हो गई, उसकी लर्निंग होगी कि जब जब बेल बजेगी तब तब मुझे खाना मिलेगा। ये एक एक्विजिशन हो जाएगा कि उसने सीख लिया कि न्यूट्रल के ऊपर मेरा, न्यूट्रल स्टिमुलस को उसने उसके उसके साथ अपने साथ जोड़ लिया, न्यूट्रल स्टिमुलस के ऊपर उसने रिस्पॉन्स दे दिया, तो ये एक्विजिशन हो गया। ठीक है। यानी जब उसकी कंडीशन हो गई है तो ये एक एक्विजिशन होगा। क्लियर? साथ साथ बताते जाएं, क्योंकि ये सिर्फ वही समझ सकेंगे जो तो लोग बहुत ज्यादा तवज्जो के साथ बैठे हुए हैं। फिर आगे जनरलाइजेशन, उसकी जनरलाइजेशन हो गई है, बेल बजेगी मुझे खाना मिल जाना है, मुझे बीफ मिल जाना है, मुझे मीट मिल जाना है, बेल बज गई है, यानी जनरलाइजेशन हो गया। पक्का याद हो गया भाई। ये एक लोहे पे लकीर है, जब भी बेल बज, एक्विजिशन मैंने अचीव कर लिया, एक रिस्पॉन्स अचीव कर लिया। यानी मैं एक्विजिशन हो गया कि मेरा न्यूट्रल स्टिमुलस को मैंने तस्लीम कर लिया है कि बेल बजी है, उसके साथ मुझे खाना मिलेगा। तो बेल जैसे बजती है मेरे ऊपर जो है ना, मेरा वो मुंह से सलाइवा आ जाता है, मैं तैयार हो जाता हूँ, मैंने अचीव कर लिया है कि बेल बजेगी मुझे खाना मिलेगा। ठीक है, अचीवमेंट, एक्विजिशन मैंने एक्वायर कर लिया है, मैंने वो जान लिया है रिस्पॉन्स। और जनरलाइजेशन, मैंने जनरलाइज कर लिया, यानी कहते हैं सारे बंदे ही खराब हैं। जिसमें क्लास में लड़की कहती सर जी दुनिया के सारे मर्द खराब होते हैं। अब मैंने कहा बेटी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जहरी बात है, जिसका किसी के साथ वाह पड़ा है, एक के साथ पड़ा वो भी खराब फराड, दूसरे के साथ वाह पड़ा वो भी फराड, तो उसने तो कह नहीं है कि सारे दुनिया के मर्द खराब होते हैं। तो अब उसकी जनरलाइजेशन हो गई है, सारे खराब है, कोई बंदा ठीक नहीं है। कोई बंदा गवर्नमेंट ऑफिस में गया, वहां पे बंदे जो है ना वो करप्ट ही मिला उसे, उसने कहा सारे गवर्नमेंट मुलाजिम करप्ट होते हैं, एक ये सारे हराम खोर होते हैं, कोई भी ठीक काम नहीं करता, ये पाकिस्तान के कुछ नहीं हो सकता, ये सारे दफ्तरों में ऐसे लोग बैठे हुए हैं। अब हमने जनरलाइज कर लिया है कि भाई ऐसे ही है, भाई ये बदलने वाला है ही नहीं। मैंने भाई मैं 101% में नेगेटिव हो गया हूँ। ठीक है। तो ये जनरलाइजेशन हो गई मेरी, पक्की गल है, पक्की ठक्की बात है कि बैल बजेगी खाना मिल जाएगा मुझे। और फिर एक और भी है, ये आगे थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी बात करें। मैंने कहा डॉग को हमने जलील करना है पकड़ के। डिस्क्रिमिनेशन, अब उसने क्या किया, जब बैल के साथ कंडीशन हो गई ना उसके साथ डॉग की, अब बैल बजाई, खाना कोई नहीं दिया, अगले दिन और बैल बजाई, खाना कोई नहीं दिया, अगले दिन और बैल बजाई, खाना कोई नहीं दिया, अगले दिन और बैल बजाई और खाना दे दिया। ये नहीं समझ लेंगे, मैं कहता हूँ उन्होंने एक दिन नोकिया की टून लगा दी, अगले दिन उन्होंने वो टून लगा दी वीवो की लगा दी, फिर उसने गैलेक्सी किसी की लगा दी, सैमसंग की लगा दी, और उसके बाद उसने आईफोन की लगा दी। आईफोन की जिस दिन टून बजी उस दिन जो है ना वो उसने खाना दे दिया। अब डॉग को पहले तो उसने यकदम कान खड़े करेगा कि बैल तो 3-4 दिन से बज रही थी, खाना नहीं मिला था, आज खाना आ गया। फिर ये चूंकि रिपीट होगा प्रोसेस, एक दिन एक बेल बजी खाना नहीं मिला, दूसरे दिन दूसरी बेल में जी खाना नहीं मिला, तीसरे, जब जब आईफोन की, अब डॉग ने डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दिया है। डॉग समझ गया भाई आईफोन की बेल पे खाना मिलेगा, ऐसे खाना खुना कोई नहीं मिलना मुझे। अब वो डॉग तैयार हो गया मेंटली कि आईफोन की बेल पे खाना मिलना है, बाकी चाहे सारी बेल भाड़ में जाए। यानी वो नोकिया की बेल बजी है तो वो सुकून से बैठा हुआ है, कोई नहीं मिलना। इधर से दूसरी बेल बजी है, वीवो की बजी है, वो सुकून से बैठा है। इधर जो है वो सैमसंग की बजी है, सुकून से बैठा है। जैसे ही उसकी जो है वो बेल बजी है आईफोन की, उसने मुंह यकदम किया, अच्छा आज खाना आएगा। ये इसी पे पिछले दफा भी जो है ना 4 दिन पहले भी इसी बेल पे खाना मिले था। तो यानी उसने डिस्क्रिमिनेट करना, उसने रिकॉग्नाइज कर लिया असल वाली बेल कौन सी है, नकली कौन सी है, 2 नंबर कौन सी है। ठीक है, उसने रिकॉग्नाइज कर लिया। बात की समझ आ गई यहाँ पे? अच्छा, इसके बाद जागते रहे नहीं तो मैंने सो जाना है। मैं समटाइम देख रहा होता हूँ कि मैं सो जाता हूँ फिर भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तो आपने जागते हुए समझना है। अच्छा, उसके बाद एक्सटिंक्शन, उसने भाई बेल बजाई, खाना कोई नहीं दिया, बेल बजाई खाना नहीं दिया, फिर बेल बजाई खाना, हफ्ता हो गया लगा हुआ है भाई। डॉग बेचारा पहले दिन
जब बेल बजी, क्योंकि रोजाना बेल बजने पे खाना मिलता था, डॉग के मुंह से पाइप लगे होते थे, अच्छा खासा सलाइवा आता था भाई कि वो खाना आ रहा है। बेल नहीं बजी, बेल बजी है, खाना नहीं आया। डॉग के अगले दिन फिर बेल बजी, खाना नहीं आया। डॉग के मुंह से सलाइवा कम होता गया। उससे अगले दिन बेल बजी, खाना नहीं आया, सलाइवा कम हो गया। अगले दिन फिर बेल बजी, खाना, भाई हफ्ता पूरा हो गया, बेल बज रही, खाना नहीं आ रहा। क्या डॉग के मुंह से सलाइवा आएगा? वो ऐसा ऐसा कम होता होता एट द एंड डॉग के मुंह से सलाइवा आएगा नहीं। भाई ये फ्रॉड है, खाना कोई नहीं मिलना मुझे, बेल बजाते रहते हैं ये। चल दफा मारे इनको, ये बेल की तरफ मैंने तवज्जो ही नहीं देनी, मैं सुकून से सोता हूँ। तो बेल बजने से खाना नहीं मिल रहा, उसके मुंह से सलाइवा नहीं आ रहा, उसका पता लग गया है कि बेल पे खाना नहीं मिलता। तो उसने उसका वो रिस्पॉन्स, एंड द रिस्पॉन्स, वो या वीक हो जाएगा या एंड हो जाएगा, उसको मुंह से सलाइवा नहीं आएगा, उसकी कंडीशन खत्म हो जाएगी। उसने बेल के साथ अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया होगा कि मेरा बेल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तुसी मेरे वास्ते मर गया, मैं तुम्हारे वास्ते मर गया। ठीक है, यहां तक बात की समझ आई? फिर उसके बाद एक महीना गुजर गया, बेल बजती रहती है अक्सर, खाना नहीं मिलता। ये मैडम सना प्लीज आप माइक को ऑफ कर ली, नहीं तो किसी ना वो, ये सवाल कर रहे हैं मुझे तो मुझे कोई नहीं आवाज आ रहा। अच्छा, एक महीना, 20 दिन बेल बजी, खाना नहीं मिला, खाना अपनी तरतीब से आता है। इधर से एक दिन बेल बजी और खाना मिल गया, मुझे कोई परवाह नहीं है, वो मैं डॉग नहीं हूँ, लेकिन डॉग को कोई परवाह नहीं है कि बेल बजी है और जो है ना वो खाना उसके बाद मिल गया, डॉग सुकून से है। ये आज बड़े दिनों बाद हुआ है। डिस्क्रिमिनेशन होता है कि वो बेल को रिकॉग्नाइज कर सकता है। देखिए, बेल जो है ना, एक दिन एक बेल बजती है, खाना नहीं मिलता, दूसरे दिन दूसरी और रिंग टोन बजती है, खाना नहीं, तीसरे दिन और चौथे दिन वाली रिंग टोन पे उसे खाना मिलता है। मैंने मिसाल के साथ भी बताया कि वो स्पेसिफिक बेल के ऊपर, एक खास बेल के ऊपर खाना मिलता है, सब बेल्स के ऊपर खाना नहीं मिलता है। नहीं, बेल हर रोज टोन चेंज हो रही है ना, तो वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है कि फलां बेल के ऊपर खाना मिलना है, दूसरी बेल के ऊपर खाना नहीं मिलना, तो वो डॉग के मुंह से सलाइवा नहीं आएगा। थोड़ा बात की समझ आई? अगर मैं, खैर आपने वीडियो शायद अब ज्वाइन की होगी, क्लास तभी आपको डिस्क्रिमिनेशन में मसला होगा, वीडियो सुनिएगा, मैंने वजाहत कर दी हुई है। अच्छा, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, भाई एक महीना बेल बजती रही, खाना अपने टाइम पे मिलता रहा, बेल के बाद खाना नहीं मिला। फिर एक दिन बेल बजी और उसके बाद बेल बजने पे खाना आ गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसे डॉग को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर अगले दिन बेल बजी, खाना मिल गया, डॉग के मुंह से थोड़ी सी आया कि यार ये क्या है, दोबारा तो नहीं बेल के साथ जुड़ गया। फिर चलते चलते आखिर में एक हफ्ते तक ऐसा होता रहा, तो बेल की वो रिकवरी हो गई पुरानी, कि भाई काम फिर शुरू हो गया ने, जब जब बेल बजेगी खाना मिलेगा। तो इन स्पॉन्टेनियस रिकवरी उसने रिकवर कर लिया। इन 5 पॉइंट्स की सबको समझ आ गई है? किसी को इन 5 पॉइंट्स की समझ ना आई हो? ओके जी, ये वाला हम कर चुके हैं। आगे देखो, साइमल्टेनियस कंडीशन, कभी कभी बेल बजती है, बेल के साथ खाना आ जाता है, ये बात तो बड़ी जबरदस्त लगती है, बेल बजी है, साथ में खाना आ गया है। तो ये एक साइमल्टेनियस कंडीशनिंग है बेल की फूड के साथ, और ये हमारी कंडीशन हो जाती है ना भाई, बेल बजी है, खाना मिलेगा, एक आम सी बात है। डिलेड कंडीशन, भाई उसको तड़पा तड़पा के मारना है हमने, बेल बजती है और कोई 10 मिनट 20 मिनट बाद खाना मिलता है। डॉग भी जो है ना वो इतना, क्योंकि वेला था और पता इतने तजर्बे किए कि उसने ये भी देखा कि डॉग को भी रिकग्नाइज कर गया उसके मुंह से सलाइवे की जो मिकदार, कि अब जो है ना 10 मिनट बाद मुझे बेल बजी है, 10 मिनट बाद मुझे खाना मिलना है, तो डॉग भी तैयार है, बेल बज गई है ना, तो सुकून से बैठा हुआ है, कोई नहीं, 10 मिनट बाद ही खाना मिलना है, रोजाना बेल बजा के 10 मिनट बाद खाना आता है। तो डॉग भी उसके लिए अपने आप को तैयार कर लेता है कि भाई बेल बज गई है ना, इट मीन के खाने का टाइम हो गया, इससे अगला पीरियड मेरा ही है, यानी अगला खाना आने ही वाला है। तो वो कहता है डिलेड जो है ना एक जबरदस्त था। ये चूंकि हम इसकी थोड़ी एप्लीकेशन के ऊपर भी बात करेंगे आगे। ट्रेस कंडीशनिंग, बेल फर्स्ट फूड लेटर, वही ये उसी की तरह डिलेड कंडीशनिंग की तरफ है। बेल बजी है, फूड बाद में आती है, तो डॉग को पता चल जाता है कि भाई आ जाएगी, कोई नहीं, थोड़ी लेट। बैकवर्ड कंडीशनिंग, पहले फूड मिली है, फिर लेटर बेल बाद में मिली है, कभी कभी उसको इस तरह भी, पता नहीं इसका वैसे क्या पर्पस था कि पहले फूड दे दिया और फिर बेल बाद में बजाई है। तो उस अब उसको डॉग के साथ इसकी एसोसिएशन कौन सी चेक होनी है यहाँ पे। फिर है जी इसकी अनकंडीशन जो स्टिमुलस है, इसकी दो तरह की हैं, टाइप है, एक होती है एपिटेटिव और एक होता है अवर्सिव। एपिटेटिव और अवर्सिव। एपिटेटिव ये होता है कि भाई मुझे, डॉग को लगी है भूख,
और भूख लगने पे उसके सलाइवा आएगा टिका के, और यानी कि उसको वो फुल तैयार बैठा होगा, भाई मुझे अब खाना मिलेगा, मुझे पानी मिलेगा, जो भी मुझे है वो कोई चीज़ मिलेगी। तो ऑटोमेटिकली इससे अप्रोच, यानी देखें, जब जब आपको किसी चीज़ की तलब होगी और वो चीज़ आपको मिलेगी, तो आपको खुशी भी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगी, आप उसके लिए तैयार होंगे, सलाइवा ज़्यादा आएगा, मेंटली रेडी होंगे। लेकिन अगर आपको भूख ना लगी हो, तुसी मटन खा के आए बैठे हो, इधर चिकन दी गल्लां हो रही हैं, नहीं तो आपको कोई नहीं यार, जान दो, कोई नहीं जरूरत, मुझे बैल भी बजा तो खाना भी लेके आवे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ चीजों से हम अवॉइड करते हैं, सच एज नॉइस, बिटर नॉइस, बिटर टेस्ट, इलेक्ट्रिक शॉक, पेनफुल इंजेक्शन, ईटीसी आर पेनफुल हार्मफुल। यानी कुछ चीजों से हम अवॉइड करते हैं, यार इससे मेरी जान छुड़ाओ यार, इससे इससे मुझे बचना है यार। यानी एक अवर्सिव अनकंडीशनल स्टिमुलस है, तंग करने वाली चीज है, उससे बचना है, इलिसिट अवॉइडेंस एस्केप, कि मुझे इससे बचना है यार। यानी बेल की आवाज ऐसी हो, ये कब पता नहीं ये बंद होगी बेल, मनहूस किस्म की आवाज मेरे पास आ रही है। यानी हम जो अलार्म की बेल्स आप देखें ना, तो उसमें कोई काम की बेल नहीं होती, क्योंकि अलार्म की बेल अगर इतनी जबरदस्त लगा दी जाए कि जो आपके दिमाग के साथ हारमोनियस हो, और वो, तो जारी बात, फिर तो आपने उठना ही कोई नहीं, आप तो मजे से म्यूजिक सुनेंगे बैठ के सुबह सुबह जब आपने अलार्म लगा रहा होगा। लेकिन जब अलार्म की बेल इतनी मनहूस होगी, तो आप कहेंगे इसको बंद करो यार, उठ जाओ यार, छोड़ो यार। आप अगर दूर रखा हुआ है मोबाइल, तो फिर उठेंगे, मोबाइल बंद करें, तब तक नींद भी गायब हो जाएगी। ठीक है। एक अवर्सिव होता है, एपिटेटिव होता है, नहीं एक को हम पसंद करते हैं और एक उसको हम चाहते हैं कि यार ये बार बार हो, ये सेटिस्फेक्शन वाला है, ये प्लेजर वाला है। यानी ऐसी कंडीशन हो कि जो अच्छी लगे, और ऐसी कंडीशन हो जिससे राय फरार इख्तियार करना चाहते, जल्दी जल्दी ये काम करो, जल्दी बेल बजे और मेरी जान छूटे इससे, ये भी हो सकता है। ठीक है। बहरहाल ये इस थ्योरी का था, बस मैंने लिखनी चाहिए थी, इसकी एजुकेशनल एप्लीकेशन मैंने नहीं लिखी। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखें, हमारी ना कंडीशन हो जाती है, आप जो है ना उधर हों, कला, आप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाते हुए ना उस्ताद जो है वो आता है, एक खास किस्म की टोपी पहन के आता है, और जिस दिन वो टोपी पहन के आता है ना, बच्चों की कंडीशन होगी कि आज उस्ताद जल्दी चले जाना है, आज उस्ताद ने जल्दी चले जाना है, इन उस्ताद ट्रैक सूट पहन के आया है। तो हम कहते हैं जिस दिन उस्ताद ट्रैक सूट पहन के आता है ना, उस दिन उस्ताद हमारे साथ मैच खेलता होता है। तो अब ये कंडीशन हो गई कि आज उस्ताद जरूर मैच खेलेगा। जिस दिन उस्ताद जो है ना आता है, बच्चों को पीटना शुरू कर देता है, हम कहते हैं आज जरूर घर से लड़के आया होगा ये। तो यानी हमारी कंडीशन हो गई है कि भाई ये आज उस्ताद बड़ा कावड़े लगता है, जरूर घर का कोई लड़ाई करके आया, या ये जो है ना आज इस उस्ताद में भूख लगी हुई है, कुछ ना कोई मसला लगता है, प्रिंसिपल से लड़के आ गया उस्ताद। तो हम जो है ना, एक कंडीशन हो जाती है हमारी, कि हम उसके मिजाज से या उसके बार बार के एक चीज के रिपीट होने से हम कंडीशन हो जाते हैं कि भाई अब के बाद ये वाला प्रोसेस रिपीट होना है, अब के बाद ये वाला काम होने वाला है। तो ये हमारे पास होता है, यानी हमारी कंडीशन हो गई है उसके साथ, और हमें पता चल जाता है। इस तरह एजुकेशन के अंदर भी कुछ ऐसे ही होता है कि यार ये रिजल्ट अब अनाउंस हो रहे हैं ना, तो रिजल्ट अनाउंस होंगे, इसके बाद हमें प्राइज मिलेगा। ठीक है। तो यानी अब हमारे प्राइज मिलने का टाइम हुआ है, ये जो है ना, अब गर्मियां आ रही हैं तो हमें छुट्टियां हो जानी हैं। ठीक, यानी छोटी छोटी चीजें जिसमें हमारी कंडीशन हो जाती है, भाई अब ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। तो ये वाली इस तरह की चीजें आ जाती हैं। इसको मजीद आप इसको जो ना, बल्कि सारे लोग ये कीजिएगा, कुछ खुद से भी मुशक्कत कर लेनी चाहिए। बाकी सारी थ्योरीज में तो मैंने लिखा था, और मैं समझ रहा था इधर होंगी, पता नहीं फिर क्यों मिस हो गया है। आपने ना जाके गूगल से सर्च करनी है कि एप्लीकेशन, 5 एप्लीकेशन ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इन एजुकेशन। ठीक है। सब ने ये सर्च करनी है, जब तभी आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, कि 5 एप्लीकेशंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इन एजुकेशन। ये सर्च कीजिएगा, और अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं कहीं पे, तो इंटरव्यू में ये क्लासिकल कंडीशनिंग कोई नहीं आपसे पूछेगा बैठ के वहां पे, वो कहेगा इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे, हमें वो बता दें। ठीक है। ये आपने देखनी है खुद ही। ओके। इसके बाद आते हैं गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, आज के सेकंड टॉपिक की तरफ हमारे। गेस्टाल्ट जो है, ये वर्ड है जर्मन का, और इस वर्ड का मतलब है कंप्रीहेंशन, एज ए होल चीज को देखने में बात करते हैं। इसके जो सारे जर्मन, चूंकि ये वर्ड है, ये थ्योरी है, जर्मन ओरिजिन है, यानी इसके तमाम जो लोग हैं ना, इसके ऊपर काम करने वाले, वो वर्दीमीर हो, कोलर हो, कोफ्ता हो, कोफ्ता कह रहा हूँ, कोफ्का है, ठीक है, खाने वाला कोफ्ता नहीं है, कोफ्का है। कोफ्का हो, कुर्ट लेवन हो, ये चारों बंदे सारे जर्मनी से ताल्लुक रखते थे। लेकिन जब ये कोल्ड वार हुई थी ना, कोल्ड वार, मेरा ख्याल ये जो रशिया अमेरिका की वार हुई थी, जिसमें एज ए वेपन के तौर पे, कैटलिस्ट के तौर पे पाकिस्तान को भी इस्तेमाल किया गया था, ये अलग वैसे कुछ अच्छा समझते हैं कुछ बुरा समझते हैं, पर हमें डॉलर चाहिए थे, और हमें रशिया और अमेरिका की वार के अंदर बड़े डॉलर मिले हैं। और वो जो है ना, उसमें ये सारे बंदे जो है ना, वो चले गए उधर, दोबारा यूएसए के अंदर चले गए थे। ठीक है। तो इसके इसके बदले तो और भी बता देता हूँ, फिर हम थ्योरी को प्रॉपर शुरू करते हैं।
ये नहीं, चिंपैंजी के ऊपर इसने, बंदर की तरह का एक जानवर होता है चिंपैंजी, उसके ऊपर ना इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किए थे। मेरे ख्याल है चिंपैंजी को ज़हीन जानवरों के अंदर गिना जाता है, गोरिल्ला और ये चिंपैंजी इस तरह। अच्छा, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट क्या किया इन्होंने ना, चिंपैंजी को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया, और चिंपैंजी चूंकि बनाना पसंद करता था, छत के साथ जो है ना बनाना लटका दिए, और चिंपैंजी को कमरे में बंद कर दिया। चिंपैंजी अंदर गया, भूख बड़ी लगी हुई, बनाना खाने को बड़ा दिल कर रहा, हाथ पहुंच कोई नहीं रहा, बड़ी छलांगे लगाई, बनाना बहुत ऊंचे हैं। फिर उसने एक आइडिया आया, यार बनाना तो खाने हैं, भूख तो लगी, कहते हैं ना नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब आपके सर के ऊपर कोई बला आती है ना, तो आप फिर उस काबिल भी हो जाते हैं उसको उसको तो अब भूख लगी हुई है। उसने देखा कमरे के अंदर, यार वो फलाना डब्बा पड़ा है, चल भाई डब्बा लेके आया, उसके ऊपर बैठ गया। ऊपर चढ़ के देखा, फिर भी हाथ नहीं पहुंच रहा, बड़ी यार बैठ, ये क्या हो गया। फिर जी दूसरा डब्बा उठा के लेके आता है, उसके ऊपर जोड़ता है, फिर भी नहीं हाथ पहुंच रहा। अब क्या करें, देखा यार वो एक छड़ी का टुकड़ा पड़ा, उठाता है उसको लेके आता है, बॉक्स के ऊपर चढ़ता है, फिर भी नहीं पहुंच रहा, बड़ा है हैरान। फिर जा एक और उसको स्टेक का टुकड़ा, उसको आपस में बांधता है, फिर भी नहीं। फिर तो इसी तरह तीन चार टुकड़े कर उसके बांधता है आपस में, एक छड़ी सी बनाता है, इधर से दो तीन डब्बे रख के उसके ऊपर चढ़ता है, और एट द एंड वो इस काबिल हो जाता है कि बनाना को यानी वो पहुंच जाता है और बनाना को छत से उतारने के अंदर कामयाब हो जाता है। ये उसने सोचा क्या है, ये उसने एक अपना एज ए होल उसने एक इंसाइट बिल्ड की है, कि मुझे जो है ना, मैं जब बॉक्स के ऊपर चढ़ूंगा, इस तरह मैं करूंगा, तो मैंने वहां तक पहुंचना है और इस चीज को पाना है। ठीक है, ये बात, इसको थोड़ी बात की समझ आई, ये स्टार ने किसके ऊपर काम किया। ये कहते हैं होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। कोई भी चीज एज ए होल हम देखते हैं, हम चीजों को एज ए इंडिविजुअल नहीं देखते, चीजों को एज ए इंडिविजुअल नहीं देखते, हम चीजों को एज ए होल देखते हैं। अब एज ए होल से मुराद मैं इसको आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने इसकी पहले वैसे आपको स्टार्ट के अंदर मैंने मिसाल दी थी, आप ट्रेन में चढ़े, जाते साथ ही आपने देखा कुछ लोग ताश खेल रहे हैं, आपने कहा उस डब्बे के अंदर तो सारे ताश खेल रहे हैं, हालांकि चार बंदे ताश खेल रहे हैं, 25 लोग ऐसे बैठे हैं। आपकी परसेप्शन पहले पे गई, आपने होलिस्टिक एक ही व्यू बनाया कि ये सारे कर रहे हैं। जैसे कि इसने कहा कि सारे मर्द बुरे होते हैं, तो इट मीन कि उसकी परसेप्शन है, उसने एज ए होल कहा है, किसी एक के साथ वास्ता पड़ा ये बुरा है, सारे दुनिया के मर्द बुरे हैं। ठीक है, सारी दुनिया की औरतें बेवफा हैं, किसी एक का वास्ता पड़ा, सबको ऐसे ही समझ लिया। अब यानी कि एक एज ए होल हमारी एक परसेप्शन बन गई है, एज ए होल हमने एक चीजों के मुतालिक अपनी राय कायम कर ली है, इसे हम होलिस्टिक या इसको हम एज ए होल बोलेंगे, अपनी परसेप्शन बना लेना, अपनी राय बना लेना। ये जो अब तक की मैंने बातें की हैं, इसकी समझ आ गई सबको? एवरीथिंग इज क्लियर? इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इसका नाम है, जर्मन थी, सारे जर्मन से थे, बाद में यूएसए में चले गए। अच्छा, ये वर्ल्ड वार में गए थे, ठीक है, मैं कोल्ड वार की बात कर रहा था, ये वर्ल्ड वार है, वैसे मैंने कहीं पे कोल्ड वार भी पढ़ा था, ये तसल्ली कीजिएगा, ये वर्ल्ड वार में भी गए थे, कोल्ड वार में गए थे, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्ल्ड वार में यूएसए में शिफ्ट हुए थे। मैक्स वर्दिमीर इसका फादर ऑफ है। बाकी इसके जो है ना एक्सपोनेंट हैं, कोलर, कोफका और कोर्ट 11। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है, वर्दिमीर सी अ पर्सन एंड ट्रेड, वो मैंने आपको मिसाल बता दी है। ह्यूमन माइंड गिव्स पैटर्न टू ऑल थिंग एंड ऑर्गेनाइज, इंसान जो है ना ये बड़ा जुगाड़िया तुक्के लगाता है, यानी आप लोग किसी भी चीज के मतलब क्या करते हैं, आप तुक्के लगा लेते हैं, ये ऐसे हमारे यहाँ ना ओवरऑल ऐसे वो के पाकिस्तानी कौम जो है ना, हम बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज्यादा जज्बाती हैं हम लोग, हम चीजों के मुतालिक बड़ी जल्दी परसेप्शन कायम करते हैं और मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी हम चीजों के मुतालिक इंसाइट करते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। लेकिन ये वैसे थ्योरी इंसाइट की है, लेकिन ये भी चीज को कहता है कि इंसान जो है ना अपने जहन के अंदर चीजों के पैटर्न बना लेता है, और अपने दिमाग के अंदर चीजों को एक अंदाजे लगा लेता है। हम चूंकि देखें, हम चीजों के मुतालिक जुस्तजू नहीं करते, हम चीजों इंक्वायरी नहीं करते चीजों के मुतालिक। और जैसे वसल्लम की हदीस मुबारक है ना कि आपके मफहूम है कि किसी की सुनी सुनाई बात को आगे कर देना आपकी तबाही के लिए यही काफी है, मतलब इस तरह का था। तो हम लोग सुनी सुनाई बात को उसके ऊपर यकीन करके आगे चल पड़ते हैं, हम उसकी तहकीक ही नहीं करते, उस पार्टी से हम डायरेक्ट जानने के मौक़िफ़ जानने की कोशिश ही नहीं करते, तो हम पहले परसेप्शन बना लेते हैं।
अच्छा जी। हाईएस्ट लर्निंग फ्रॉम इनसाइट, हम जो हमारी वो कहते हैं गेस्टाल्ट वाले कहते हैं कि सबसे बड़ी लर्निंग हमारे अंदर से होती है। सो दिस थ्योरी इज कॉल्ड इनसाइट लर्निंग थ्योरी कहते हैं। चिंपैंजी एक्सपेरिमेंट किए, उसका चिंपैंजी के नाम सुल्तान था। ये चिंपैंजी की स्टोरी मैंने आपको सारी सुना दी है। एवरी इंडिविजुअल हैज अ ब्लेंड ऑफ माइंड एंड ही थिंक्स डिफरेंट। हर इंसान के अंदर जो है वो दिमाग है, और वो अपने एक जो है ना अपने अंदाज से सोचता है और अपने अंदाज से चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है। इसने 10 लॉज दिए थे गेस्टाल्ट ने, जो कि एजुकेशन के अंदर भी कॉमनली ये यूज होते हैं, और इन्हीं के कंसेप्ट आगे अप्लाई होते हैं। और ये वर्ड कंपेयर ये मैंने बता दिया हुआ है, डिफिकल्ट टू लर्न बाय पार्ट्स। तो चीज़ों को एज ए पार्ट लर्न करना मुश्किल होता है, और चीज़ों को एज ए होल देखता है। अब इसके 10 ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले बता दूं। कभी मैंने आज तक किसी भी सवाल के अंदर, पेपर के अंदर, एफपीएससी पीपीएससी में इसके गेस्टाल्ट के जो है वो सिर्फ वो प्राइमरी लॉज की बात होती है, वो जो उसके थे ट्रायल एरर के, थॉर्नडाइक के। तो बाकी मैंने कोई लॉज नहीं पढ़े। यहाँ रिसेंसी प्राइमेसी उसका मतलब पता होना चाहिए, पर गेस्टाल्ट के लॉज मैंने कभी देखे नहीं है। हो सकता है आप लोगों ने कहीं देखे हो, तो लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा एज इसको पढ़ते जरूर हैं। एजुकेशन के अंदर तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं। अब ये पढ़ रहे हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यार चीज़ों का मतलब हम कुछ ऐसा करते हैं। लेकिन ओवरऑल एक इतनी को वास्ट एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन चूंकि हमने एक थ्योरी शामिल की है, तो लॉज भी उसके कुछ बता दिए जाए तो अच्छी बात होगी। ठीक है। अच्छा स्टार्ट दैट। अभी देखो यहाँ पे जब आपकी पहली नजर गई, तो पहली नजर से आपके ذहन में आया कि तीन डिफरेंट तरह के, यानी तीन एक ही तरह के जो है ना वो बने हुए हैं। क्या बन मतलब देखें, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा। तो आपके ज़हन के अंदर क्या आ गया कि ये जो है ये सेम चीजें ही हैं। ठीक है, ये वाली चीज भी, सॉरी ये वाली चीज भी, ये भी चीज, यानी ये सारी चीजें सेम है। आपके ज़हन के अंदर ऐसे ही आ गया देखते साथ ही कि यार ये। फिर जब आपने गौर से देखा तो फिर पता चला यार पहले में रंग और है, दूसरे में शक्ल का स्केयर भी है और सर्कल भी है, तीसरे में देखा स्टार भी है, ट्राइंगल भी है। तो आपने पहले एज जब शुरू में देखा था ना, तो आपने उसको एज एक ही पिक्चर, एक ही तरह का, उसको यूनिफाइड ग्रुप, एक ही तरह का ग्रुप आपने समझा था। ठीक है, लेकिन बाद में आप देखा कि नहीं यार ये तो डिफरेंट ग्रुप है। इसी तरह यहाँ पे देखो, आपने ये देखा यार ये कुछ वर्टिकल लाइनें हैं और कुछ हॉरिजेंटल हैं, आपके ज़हन में ये आ गया। हालांकि जो नीचे वाली लाइनें वो दो हैं हॉरिजेंटल, ऊपर वाली तीन हैं, और ये इधर वाली जो है वो हो सकता है कि इसको हम वर्टिकल के बजाय हॉरिजेंटल कह सकते हैं कि हॉरिजेंटल 6 लाइनें हैं। यानी लो हमारे हम देखते साथ ही कि अपेयर मोर रिलेटेड देन थिंग्स फर्दर अपार्ट, कि वो मोर अपेयर्स अदर अपेयर्स मोर रिलेटेड देन थिंग्स। पर जितनी चीज़ें दूर होती हैं वो ज़्यादा यानी वाजे तौर पे नज़र आती हैं। यहाँ थोड़ा सा साइड पे थे तो हमें कुछ और तरह से नज़र आ रहा है। ये चीज़ें नज़दीक नज़दीक हैं तो हमें ज़्यादा कोई पता नहीं चल रहा, हम कहते हैं एक ही तरह की ये चीज़ें हैं दोनों। ठीक है। इसी तरह हम तीसरे में क्या कहते हैं, ये देखो आपने आपसे मैं पूछे क्या है, आप कहते हैं सर जी तो सर्कल बना हुआ है। हालांकि सर्कल है, ये सर्कल नहीं है, इसमें जगह छूट, लेकिन आपने परसीव कर लिया है, आपने परसेप्शन बना लिया है, आपने अंदाजा लगा लिया ये सर्कल ही है। मैं कहता हूँ ये क्या है सर, ये ट्राइंगल बनी हुई है। हालांकि ये ट्राइंगल तो नहीं है, इसमें जगह खाली पड़ी है, लेकिन आपने अपने जहन में ट्राइंगल बना लिया है। देखते सर सर ये तो ट्राइंगल है सर जी। लॉ ऑफ इस तरह लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। अब देखो यहाँ पे ये आ रहे हैं, बॉल्स आ रहे हैं, ऊपर भी जा नीचे भी जा रहे हैं। अब आपने कैसा है कंटिन्यूटी है सर, ये लाइनें ऊपर भी जा रही नीचे भी जा रही है। अब मैं कहता हूँ हो सकता है कि ये लाइन ये ऊपर वाली ऐसे जा रही है, नीचे वाली अलग से और कलर की और तरह शुरू हो रही है। हमारे जहन के अंदर एक ही आएगा यार ये ऐसे आके ना इधर यू जा रहे हैं, ऐसे लाइन आगे दो टुकड़े, दो सड़कें निकल रही हैं इस तरह के। ओवरऑल परसेप्शन ये कंटिन्यू है, स्मूथली चल रही हैं। लॉ ऑफ कंट्रास्ट, हमने कहा ये तो दायरे हैं, लेकिन कंट्रास्ट देखें वो पहले छोटा है फिर बड़ा है फिर बड़ा है फिर बड़ा है, या पहले बड़ा है फिर छोटा छोटा। अब वो कंट्रास्ट के अंदर चीजें, लेकिन हम उनको एज ए होल देखते हैं, सर्कल बने हुए हैं। फिगर, आप में से कुछ लोग देखें, अगर व्हाइट हिस्से को देखें वो कहेंगे दो बंदे आपस में बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने वहां पे ब्लैक हिस्से को देखा तो वो कहेंगे कि लड़की लकड़ी की एक सफील सी बनी हुई है। ठीक है, यानी या आप कह ले कोई बर्तन सा है, तो आपने वो सुराई सी बनी हुई है। यानी अगर ब्लैक वाला देख रहे हैं तो आपके जहन में और शक्ल आ रही है, और अगर आप व्हाइट वाला देख रहे हैं तो आपके जहन में और शक्ल आ रही है। तो बहुत सी चीज़ें जिंदगी में इम्बिगुअस होती हैं, वो क्लियर नहीं होती, वाजे तौर पे कोई नजर नहीं आ रही होती। प्रेगनेंसी, अब यहाँ पे देख के ना आपको ये लग रहा है सर ये तो बहुत से सर्कल से लगे हुए हैं सर, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा बनाओ, आपसे बनेंगे नहीं। ये इस तरह ये वाली शक्ल देख लें, प्रेगनेंस प्रेगनेंस, और ये वाली भी देखें। मैं 2015 में 16 में मैं एक कंपनी में काम कर रहा था। तो उस वक्त ये ना जोंग जो होता था ना, जोंग को कहते थे पाकटल, क्या नाम था इसका पहले। तो उसके ना अपना एक होते थे 5 सर्कल, उसके होते थे, उसका आइकन होता था। तो वो टेस्ट दे रहा था, तो उन्होंने कहा कि जोंग के जो 5 सर्कल है ना, चार, उसके उसको बनाएं और विद कलर बताएं कि कौन कौन से कलर होती हैं।
तो बिल्कुल सारा दिन उसके ऐड देखते थे, सारा कुछ काम करते थे, लेकिन जब बनाने को कहा गया तो याद ही नहीं थे यार, वो चार थे या पांच थे सर्कल। यार वो सर्कल जो थे उनके कलर कौन कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ वो जोंक के जो कलर थे वो कौन कौन से थे, हमें याद भी नहीं था। तो चीजें दिखने में बड़ी स्मार्ट लगती हैं, तो लेकिन ये इतनी स्मार्ट होती नहीं है जी। प्रॉक्टल जीएसएम पहले जोंक का होता था। इसी तरह यहाँ पे देखो बेटा, वो आंटी को कहो। अच्छा यहाँ पे देखो सिमिट्री, अब यहाँ पे आपने समझा यार, ये तो एरो है, सर ये एरो बना हुआ है ब्लैक और किसी और, लेकिन जब आप थोड़ा गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये एरो नहीं है, एक ट्राइंगल है, एक सर्कल है और एक रेक्टेंगल है। यानी ये चीजें तीन मुख्तलिफ चीजें हैं, बस बड़ी साथ हुई हैं, ये कोई एरो नहीं बना हुआ। लेकिन जब आपने पहली दफा देखा तो आपने समझे थे तो एरो है। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपने देखा, आप समझे परिंदे देखिए, आपने कहा कि ये तो बड़े यूनिफाइड हो के आपस के अंदर जा रहे हैं, तो टुगेदर एंड टेन टू प्रोसीड एज यूनिट, एक ही ग्रुप के अंदर जा रहे हैं। हो सकता है इसके और तरह के उसके अंदर परिंदे हों, या आपने ये देखें यहाँ पे इधर एक तरफ फिश जा रही हैं और एक तरफ जो है वो परिंदे जा रहे हैं, तो हम एक एज परसेप्शन एक बना लेते हैं। इसी तरह आपने देखा कि सारे सर्कल लगे, हालांकि एक सर्कल में बैक साइड पे शेडो है, एक पे नहीं है, तो आपने एक ही तरह की परसेप्शन बना ली है। अच्छा, द बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व, वो ये कहता है दो तरह के बिहेवियर होते हैं, ओवर्ट कोवर्ट, ये हमने पहले बात की हुई है। ओवर्ट जिसको हम जान सकते हैं, देख के हम पता चल जाता है, और कोवर्ट बिहेवियर वो होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते। एंड थिंक, रीजनिंग, ड्रीमिंग, गेस्टाल्ट, जो जिनको हमें ना सोचना पड़ता है। बस ये है कि हमें अपने दिमाग से सोचना, इंसाइट, चीज़ों के ऊपर ना थोड़ा तदब्बर करना चाहिए, चीज़ों के मुतालिक एक अपना उनके मुतालिक इंसाइट करनी चाहिए, और चीज़ों का मसला हल करने तक गहराई के अंदर जाना चाहिए। ये स्कॉलर ने अपनी बुक लिखी थी मेंटेलिटी ऑफ एप्स 1925, विच इज रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपीरियंस 1913-17 इन द कैनरी आइलैंड। उसने कोई तजर्बा बहुत, चैंपेंजी नॉट डूइंग ट्रायल एरर मेथड, वो कहता है ये चैंपेंजी को तजर्बे नहीं कर रहा था कि सिर्फ वो बॉक्स रख दिया। यानी वो कहता है जिंदगी में जो आप तजर्बे कर रहे होते हैं ना, तो सिर्फ अकेले तजर्बे अकल से किया करें। यानी वो कहते हैं ना यार चल यार तजर्बा ही सही यार, नाकाम भी होना है ना, चल यार तजर्बा कर लेते हैं। तो ये लोग कहते हैं भाई तजर्बा नहीं, तजर्बा भी करना है ना तो कुछ सोच समझ के करो, कुछ अकल लड़ा के करो। यानी एक बंदे एक काम करने से नाकाम हुआ तो आप भी उसी रास्ते पे उसी तरह करो तो आप भी नाकाम ही होंगे। तो कहता है कि थोड़ा सोच समझ के काम किया करें। फर्स्ट ऑब्जर्व, कोई पहले ऑब्जर्व करें फिर प्लान करें, और दे गिव रीजन बिफोर, कोई भी काम करने से पहले रीजन दें। इंसाइट डिपेंड्स अपॉन एक्सपीरियंस, इंसाइट जो है ये तजर्बे के ऊपर बुनियाद करती है। लर्निंग सिचुएशन, इनिशियल एफर्ट, रैपिड, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपको आगे ज़िंदगी में निकलना है, आपको हर चीज़ को जो है वो देखना पड़ेगा। एजुकेशन में क्या है कि होल, देखिए उस्ताद क्लास में आए और अगर आपको एज ए होल एक पहले बता देता ना कि यार ये हम पढ़ेंगे, तो आपकी बात की ज़्यादा समझ आएगी। और अगर उस्ताद छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देगा तो बात की कम समझ आएगी। तो कहता है कि पहले सिचुएशन को बयान करो, एज ए होल बात करो, फिर पार्ट्स की तरफ जाओ। तो ब्लाइंड फंबलिंग, यानी ये ना हवा में तीर नहीं चलाने चाहिए, तुक्के नहीं लगाने चाहिए, बल्कि प्रॉपर जो है वो आप इंसाइट के साथ जो है वो जिंदगी के अंदर जो है वो कोई भी कोशिश करें, चीज़ों की इंसाइट के साथ देखें, मीनिंगफुल तजर्बात करें, ऐसे ना करें। ठीक है। पर्पज और मोटिव प्ले द सेंट्रल रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। अच्छा जी। द ग्रेटर कंट्रीब्यूशन ऑफ इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इफ दैट द मेड लर्निंग एंड इंटेलिजेंट टास्क, यानी ये इंटेलिजेंट दिमाग से मुतल्लिक टास्क टास्क है, हवा के अंदर तीर चलाना नहीं है, क्लियर होना चाहिए हमारा। डिमॉन्स्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वाली हमारी जो है वो एजुकेशन ये खत्म हो गई। इसके बाद जैसे ही, अच्छा डल और समाल बच्चों को कुछ नहीं कहते, जैसे ही ये क्लास एंड होगी तो आप लोगों ने अगला 5 मिनट के बाद, ठीक 5 या 3 मिनट के बाद आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। A trial error is rules out, but learning if trial error have important role। ठीक है। तो ये वाले इसके कुछ हैं, और ये कुछ मैंने सवाल भी इसके दिए हैं एज ए प्रैक्टिस के तौर पे, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद हम जो है वो करते हैं